रेडी है? ठीक है। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से एक बार आ गया आपके लिए, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सेक्शन डी की आईएमपी। और इसी के साथ ये बी सी डी सबकी आईएमपी दे दिया, बस इसको कर डालिए 80 आउट ऑफ 80। कल इसका पेपर है और आज मैं आपको ये आईएमपी देने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस जो आपको फ्रीक्वेंटली पढ़ना चाहिए, इसको एकदम से मोस्ट आईएमपी की तरह पढ़िए। खुद का बच्चे की जैसे केयर करते हैं ना, वैसे इस क्वेश्चन की केयर करिएगा और इसको पढ़िएगा आराम से, दिल लगा के, मन से पढ़ना होगा। आज अपन बात करेंगे सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी से बात करने से पहले मैं आपको कुछ सेक्शन डी के बारे में बता दूं। तो सेक्शन डी में चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं? तो चैप्टर डी के क्वेश्चन है, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 10, 12 और 13। 10, 12, 13 ये चैप्टर है। इसी से आपका सेक्शन डी का 4 मार्क का बड़ा सा क्वेश्चन निकलेगा। तो अब स्ट्रेटेजी क्या होता है कि 20 मार्क्स लाने आपको, ठीक है। 20 मार्क के लिए आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो याद रखें बेटा, चैप्टर नंबर 2 इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 इससे भी 2 आएंगे। तो 4 क्वेश्चंस तो हो गए। आपको करने कितने हैं? 5। अब बचा हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 10, 12 और 13। इसमें से जो भी आपको बहुत अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर लगता है उसको ले लीजिए, ठीक है। मैं होता तो सर आप कौन सा लेते? मैं ये ले लेता, ठीक है। आपको केमिस्ट्री प्यारा सा नहीं लगता है, आप 13 के साथ जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको केमिस्ट्री 13 यानी ये 13 एनवायरनमेंट और केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है, आप 10 और 12 के साथ जा सकते हो। लेकिन याद रहे, सेक्शन डी के लिए आप चैप्टर नंबर 2 को बहुत प्यार से करेंगे, 5 को बहुत अच्छे से करेंगे, और बाकी जो भी चैप्टर बचते हैं उसको आप लगाओगे। मेरी आईएमपी के सिवा एक भी क्वेश्चन आपने करना नहीं है, मैं गारंटी देता हूं इसी से होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी याद रखिएगा, आपको चैप्टर 2 इससे 2 क्वेश्चन होंगे बच्चे, चैप्टर 5 के 2 क्वेश्चन होंगे और जनरल ऑप्शन है 2, इसके 2, इसके 2, 4 हो गए। आपको एक ही क्वेश्चन चाहिए, 4 चैप्टर है आपके पास, किसी एक चैप्टर को कर लीजिए। हो गए 20 आउट ऑफ 20। सेक्शन डी में 20 आउट ऑफ 20 आते ही है, लाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर आप गुड स्कोर चाहते हो, 80 आउट ऑफ 80 चाहते हो, और आज कल पेपर ऐसे निकल रहा है, जीएससीबी वाले पता नहीं क्या खा के पेपर बना रहे हैं, एकदम इजी पीजी। हो सकता है इसका भी इजी निकल जाए, बाकी आपका नसीब है। चला आगे बढ़ो। तो आज अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस सेक्शन डी की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। चलिए आगे करते हैं। सबसे पहला अपना है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 को आपको बड़े प्यारे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, हर एक चीज को उठा के देखना है, ठीक है। लेकिन वो करने से पहले आप चैप्टर नंबर 2 की आईएमपी करोगे। 1 बाय 1 देखते हैं। तो कौन सी आईएमपी हो सकती है सर? तो ये देखो ना क्या है। ओके, पेन ले लेते अच्छी खासी। ओके, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जिंक ग्रेन्यूल नहीं होगा तो इसकी जगह लिखेगा कि मेटल। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा तो लिखेगा एसिड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड ऐसा भी पूछ लेगा, या तो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा भी पूछेगा। आपको पूरा एकदम से फर्स्ट क्लास डायग्राम के साथ इसको समझाना होगा। एंड हाउ द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी डन। हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है उसका टेस्ट कैसे करोगे, ठीक है। टू पुट बर्निंग कैंडल नियर द गैस, ठीक है। बर्निंग कैंडल्स को आप गैस के नजदीक लाओगे, द गैस विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। इफ देयर इज अ पॉप साउंड दैट इज कंफर्म्ड इट इज अ हाइड्रोजन गैस ओनली। अंडरस्टैंड है? तो ये पूछ लिया आपको। डिस्कस विथ डायग्राम। वाह, डायग्राम के साथ डिस्कस करना एकदम फर्स्ट क्लास वाला आंसर होना चाहिए। पेपर चेकर को
देखते ही पता चल जाना चाहिए। डायग्राम मस्त फर्स्ट क्लास बनाओ, ठीक है। डायग्राम अच्छा बन गया, चेकर मान लेगा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आता है। आगे का चेक जरूर करेगा, लेकिन वो डिटेल में पढ़ने नहीं जाएगा। सर आपको कैसे पता? अरे हम जाते हैं चेक करने, मालूम है हमको। ऐसा ही होता है। अगर सेक्शन डी में मैं एक एक लाइन पढ़ने बैठूंगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इंप्रेशन, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसी धाकड़ होनी चाहिए कि बस पेपर चेकर को यकीन हो जाएगा, वो आगे तो एकदम फर्स्ट क्लास डिट्टो लिखा होगा, यकीन दिलाना है, ठीक है। और विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। अगर आगे आपने कचरा कर रखा है तो पेपर चेकर समझ जाएगा पीछे और गंदवारा होगा, और गंदगी होगी, गटर होगा, ये सब तो ये तो कोई नहीं करेगा चेक आपका पेपर, ठीक ना। तो अच्छे से करना बेटा इसको। पेपर की शुरुआत एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो डिस्क्राइब क्लोर अल्कली प्रोसेस। मेरा इसके ऊपर बहुत मानना है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस का आना बनता है, ठीक है। नहीं पूछा गया है, बहुत साल हो गए इसको पूछे हुए, 2 साल से नहीं पूछ रहा है क्लोर अल्कली। पता नहीं क्यों ये जीएसबी वाले इसको इग्नोर मार रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बार ना मारे तो अच्छा। क्लोर अल्कली प्रोसेस विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। और इतना नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। राइट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि क्या क्या बनता है, तो हम सब लोग जानते हैं कि क्लोराइड, एक हाइड्रोजन बनता, एक क्लोरीन बनता, और एक अपना भाई साहब NaOH बनता है। यही तो है क्लोर। इन तीनों प्रोडक्ट के दो यूज लिखता हूं, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस का अच्छा सा डायग्राम बना दो। डायग्राम बना दिया, एक मार्क दे दिया। उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करो कि भाई साहब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ Na+ को पास होने देगा। एक्सप्लेन करो, एक कैथोड है, एक एनोड है, कैथोड के ऊपर ये आएगा, एनोड के ऊपर ये आएगा, एनोड के ऊपर एनाइन, कैथोड के ऊपर कैटाइन जाएगा, कि नहीं। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि क्लोरीन कहाँ इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन कहाँ आएगा। कर दिया। कर देने के बाद उसके यूजेस लिखता हूं, अच्छे से करना। क्लोर अल्कली प्रोसेस, आईएमपी बहुत ज्यादा आईएमपी, ठीक है। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। अब ये डेली लाइफ में ज्यादातर ना, ये बहुत सारी चीजें है, लेकिन डेली लाइफ में आपको पूछेगा कि डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर में इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछ लेगा। तो इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ आईएमपी क्वेश्चन है, इस चैप्टर का करना ही होगा, ठीक है। इसके बिना नहीं चलेगा, करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑल्सो राइट इट्स यूज। मैं कहता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर आएगा और उसके यूजेस आ सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का इतना कोई बड़ा सा प्रिपरेशन दिया नहीं, एक छोटा सा रिएक्शन दे रखा है और उसके यूजेस, तो 4 मार्क में इसका आना बहुत कम बनता है। लेकिन सर कैसे आएगा, तो इसके साथ कुछ और जोड़ देगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज बताओ, उसके साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जोड़ देगा, बेकिंग सोडा का जोड़ देगा, तो आएगा जरूर। लेकिन ये नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन पीएच स्केल। राइट अ नोट ऑन पीएच स्केल। इस क्वेश्चंस को आप लास्ट में लेना, पहले ऊपर वाले 4 करना। ये जो है राइट द नोट ऑन पीएच स्केल, मुझे लगता है कि ये जो है फर्स्ट प्रीलिम में, सेकंड प्रीलिम में पूछा है ना, तो इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट बना है। आगे कभी नहीं पूछा है राइट द नोट ऑन पीएच स्केल, नहीं, उतना फालतू क्वेश्चन क्यों पूछेगा, आगे ये सब पूछा गया। तो लेकिन ये सब क्वेश्चन हो जाए इसके बाद आपको ये कर लेना है, क्योंकि हम जानते हैं चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये दोनों हमको आने चाहिए, ठीक है। ये आईएमपी आपको करनी है, लेकिन चैप्टर 2 हर एक चीज आपको उठा के करनी है, अंडरस्टैंड है। लेकिन पहले ये हो जाए, उसके बाद ही कुछ करना, ठीक है। अरे ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ बेकिंग पाउडर जोड़ देना, ठीक है। बेकिंग पाउडर बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर बाइकार्बोनेट याद रखा है, अंडरस्टैंड है, गुड। चला नेक्स्ट। सर इस चैप्टर के और कोई, बस आईएमपी देने आया हूं, चैप्टर समझाने नहीं आया हूं,
ठीक, तो आईएमपी उसी को कहे जो 3-4 क्वेश्चन हो। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन में आपको दे दो, फिर किस बात का आईएमपी? उसको आईएमपी नहीं कहते, उसको कहते पूरा चैप्टर दे दिया। फिर जैसे ही क्वेश्चन ये एग्जाम खत्म होती है तो यूट्यूब पे आके चिल्लाने का, वाह देखा हमारे यहां से आया तो तुम्हारे यहां से आएगा, पूरी टेक्स्ट बुक दे रखा तू, तेरे यहां से आएगा, कहां से आएगा? और ऐसे दे 4 क्वेश्चन दे और 4 में से अगर एक आ गया उसे कहते हैं आईएमपी। अंडरस्टैंड है? चल मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे जाते हैं। अगर ये आपको आता है तो यहां से ना मेरी गट्स फीलिंग है कि नाम ऑफ द कंपाउंड और कंपाउंड का फॉर्मूला, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। राइट द 4 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। कार्बन की 4 प्रॉपर्टी लिख दो। तो आप इसमें ना एडिशन लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन, बर्निंग रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी है, चारों 4 करनी है आपको। ठीक है, आगे कभी कार्बन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, आगे नहीं हुआ, इस बार होगा। ठीक है, हाँ, तो याद रखिए एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आपको लगाना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओ ये तो आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्या है, कैसे करते हैं मैं जरा सिखा दूं आपको। एक तो यहां पर ईथ, नाम जो भी आपको नाम दिया ना, काटो, डिसेक्ट करो उसको। ईथ, चलिए ईथ दिया है, इसका मतलब 2 कार्बन होगा, ले 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए। अब क्या पीछे लिखा कि ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब ये वाला ग्रुप है अपना COOH। ओके, लेकिन हमें 2 ही कार्बन रखना है, तो COOH अगर आप इसको यहां जोड़ते हो ना, ऐसे जोड़ते हो, तो कितने कार्बन बन गए? 1 2 और 3। ये तो प्रोपेन से हो गया, या तो प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा कि अपने को ना ये COOH यहां जोड़ना है, ये हो गया। तो ईथ, फिर ओइक एसिड का हमने ओइक एसिड भी जोड़ दिया। और कुछ है यहां पर? क्या कुछ नहीं है, बस। तो कुछ नहीं है तो वैलेंसी फुलफिल कर दो। ये कार्बन है, एक वैलेंसी इधर आ चुकी है, तो यहां पे इसकी 3 वैलेंसी फुलफिल हुई। एक का है तो इस तरफ 1 आ चुका है, इस तरफ 2 वैलेंसी इसकी फुलफिल है, तो इस तरफ 1 हुई, काम खत्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CHOOH ले। ठीक है ना? हाँ, गुड। तो ये इथेनॉइक एसिड आपका डन। आगे का क्लोरोपेंटेन, क्या दिया है? पेंटेन। पेंटेन यानी सर 5 कार्बन, ले 5 कार्बन ड्रॉ करा। और पीछे लगा है ANE, मतलब एन मतलब सिंगल बॉन्डेड है, तो हमने सारा सिंगल बॉन्ड ले लिया। और फिर क्या कहता, क्लोरो जोड़ो सर, क्लोरो ले जोड़ दिया। अब सर, अब वैलेंसी फुलफिल करो। इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी भी 4 4 4। क्या सिखाया है? वैलेंसी किससे फुलफिल होगी? हाइड्रोजन से फुलफिल होगी। अंडरस्टैंड? ऐसे नाम लिखने पड़ेंगे आपको। तो ये हमने नाम लिख दिए इसका भी। और कौन है? हेप्टेनॉन। वाह, हेप्टेनॉन, हेप्ट 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। नॉन, नॉन का मतलब एक कार्बन तो कीटोन वाला है, तो कीटोन हम जानते हैं बेटे सेंटर में लगता है, ले लगा दिया। अब हेप्टेनॉन, बस हो गया, वैलेंसी फुलफिल। 1 2 3 4 हो गई, 1 2 इधर 3 4 हो गई, इसकी तो फुलफिल है ऑलरेडी, ले हो गया हो गया हो गया हो गया, कंप्लीट। ऐसे स्ट्रक्चर करोगे कभी गलत नहीं होगा। नाम को तोड़ दो और हर एक नाम से में जो है वो सब लिखते चलो। अंडरस्टैंड है बेटा? आगे बढ़ो। हाँ सर बढ़ जाओ, और कोई चारा नहीं है। हेप्टेनॉन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, चल आई नेक्स्ट स्लाइड। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कहते नाम लिखो, लिखते हैं रे बाबा, लिखते हैं। CH3
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? कहते सर प्रो। ओके, पीछे कौन है? OH। तो पहले तो इसको ना, ये सिंगल बॉन्डेड है तो लिख दो प्रोपेन है ये। हाँ तो हो गया प्रोपेन। पीछे OH है तो हम जानते हैं OH के लिए क्या लगता है? OH के लिए OL लगता है। लेकिन किसको कहते? E को काट दो तो प्रोPAN। E को काट दो, E की जगह क्या लगा दो? OL लगा दो, प्रोपेनॉल हो गया है। ऐसे करना है आपको, अंडरस्टैंड है? बहुत बढ़िया, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आगे, ये कौन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार और पांच। पांच है तो मतलब हो गया कि पेंटेन। पेंटेन हो गई। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो मैंने देखो पहले ही राउंड कर रखा, CO। CO का मतलब है कीटोन, और कीटोन के लिए सफिक्स में कौन लगता? ONE। कहां लगाओगे? E को काट के, E काट दी मैं तो पैन TAN तो ऐसा रहेगा, और लगेगा ONE, पेंटेनॉन। दूसरे का नाम भी लिख दिया मैं, आराम से, हल्के से एकदम। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ू मैं। ये रहा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच। ओके, पांच कार्बन है मतलब पेंट, पहले तो एन वाला ही लिख दो, पेंटेन। अब देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कहते इल्ले, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो आपको और कुछ नया नया दिख रहा? हाँ दिख रहा है। कौन है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बच्चे मेरे? ENE लगता है। क्या लगता है? ENE। तो हमने जो ये ANE लगाया है उसको हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह ENE, तो ये पेंटीन हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? पेंटीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके आंसर करने हैं। आगे का है क्या? तो है कि एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन। चार कार्बन को हमने बोलना है कि ब्यूटेन होता है। तो ओके, ब्यूटेन है। और क्या क्या जोड़ा हुआ है? कहते सर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो ANE नहीं आएगा बच्चा, ENE आएगा। ओके, और कुछ? कहते हैं सर ब्रोमीन। ब्रोमीन, ओके, तो ब्रोमीन है तो इसका ब्रोमो, ब्रोमो लगाओ, तो ब्रोमो ब्यूटीन। ब्रोमो ब्यूटीन कंप्लीट है। ऐसे नाम लिखते हैं, आराम आराम से, हल्लू हल्लू से, प्यार से, समझा? ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, IMP। राइट द यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड राइट द ओके, तो ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, इथेनॉल का आपको खास करना है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन दोनों में से किसी एक का आने की संभावनाएं हैं। तो आप मेरे ख्याल से इथेनॉल करोगे। और इथेनॉल क्यों सर? इथेनॉल क्यों? आपको प्यारा है? नहीं, हमको नहीं प्यारा, बट गुजरात बोर्ड को ये प्यारा है। तो आपको ना इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से करनी चाहिए। ठीक है, कर लेनी है। यूजेस ऑफ इथेनॉल पढ़ना है। ठीक है, कहाँ पीने के लिए वाली बात मत लिखिएगा कि ये इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रिंक। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लिखना है रे, है ना? तो राइट द यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का यूज उसका राइट। ओके, एडिशनल क्वेश्चन में डाल रखा हूं कि अगर ये नहीं पूछा तो, ये नहीं पूछा तो क्या? तो ये पूछ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब सिंपल हो गया, एक तरफ इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, एक तरफ इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंस कर दिया, फिर एक तरफ इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी लिखो एक, और एक तरफ इथेनोइक की एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, डाल दिया। 4 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, ओके, तो ये आएगा। और सर इसमें क्या हो सकता है? तो हाँ, एक क्वेश्चन अपना ये मिसिंग है, स्लाइड में आया नहीं है,
लेकिन याद रहे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप ये करना है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोल, और उसमें ही लिख दिया जाएगा कि मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है, मिसेल भी क्वेश्चन है बेटा, कर लो, क्या जाता है आपका, ठीक है, समय है, मौका है, दस्तूर है, लगा लो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गए ना तो जब बैठे होंगे आंसर लिखने के लिए याद करोगे हमें और कहोगे वाह आशीर्वाद दोगे, वाह सर 10 बच्चे हो, नहीं उतने नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ उतने आशीर्वाद मत दीजिएगा, आशीर्वाद देना है तो बस सब्सक्राइब मारे और शेयर मारे अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस यही आशीर्वाद है। बच्चे बच्चे नहीं चाहिए मेरे को, वो मैं अपने आप कर लूंगा, डोंट वरी। आगे का स्लाइड चलता हूं मैं, ठीक है, इस चैप्टर की आईएमपी है खत्म, 2 स्लाइड है बहुत है इसके लिए, ठीक है। और क्या, चैप्टर नंबर 5 द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और ये चैप्टर बच्चों को आता ही है, बायोलॉजी का चैप्टर है, प्यारा सा और लल्लू सा पल्लू सा एक चैप्टर है? चलो ज्यादातर यहाँ पर आर्टिस्ट लोग की जरूरत पड़ेगी। आर्टिस्ट लोग क्यों सर? क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत आते हैं, डायग्राम है, तो अगर आप छोटे मोटे आर्टिस्ट है तो आपके लिए चैप्टर है। चला चैप्टर नंबर 5, इसके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखें मेरी बात, 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, 2 में से 2 करने ही है, 4 4 8 मार्क, 8 मार्क का ये चैप्टर, सिर्फ डी हो भाई साहब, तो इसका तो आप पढ़ना बनता है कि नहीं? आओ ना फिर पढ़ते हैं, क्या कहता है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ शॉर्ट। फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में समझा दो, शॉर्ट में समझा दो मतलब ऐसा नहीं 2 लाइन में समझा दिया, नहीं, थोड़ा उसको लिस्ट करिए कि सनलाइट एब्जॉर्ब है, CO2 कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखो, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट रहती है, ये सब लिखो। तो फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझाओ अच्छे से, पॉइंट वाइज, और याद रहे एक भी क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ में नहीं करना है तुमको, पैराग्राफ में करा गया कोई नहीं पढ़ेगा तेरा पैराग्राफ, ठीक है, हाँ पॉइंट से लिखना है, ठीक है। कुछ स्कूल वाले पता नहीं सिखाते नहीं, पॉइंट में लिखना होता है, हाँ। तो फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट में लिख दीजिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऐसा न्यूट्रिशन, इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑल द एनिमल और ऑर्गेनिज्म और द प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म और प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है तो कह सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन रह जाता है फोटोसिंथेसिस। अगर तो कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफिक ही है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कौन है? तो एक प्लांट है और सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आपको करना है कि सम बैक्टीरिया, ठीक है, हाँ। देखो आसान में लगाना इसको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ डायग्राम। ले आया ना डायग्राम, ठीक। तो अगर आप मेरे भाई तो आर्टिस्ट नहीं है तो आर्टिस्ट बन जा, कल के लिए बन जा, एक दिन के लिए बन जा, उसके बाद कभी नहीं कहूंगा सर 11-12 साइंस में। अगर साइंस लिया तो हाँ, लेकिन अगर कॉमर्स लिया तो इट्स ओके, डायग्राम से आपका हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय होगा, है ना। आ जाना भाई। तो एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन डायग्राम के साथ ड्रॉ करके करिए, एकदम से पहले ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू करना है, ठीक है। और ये भी एक्सप्लेनेशन डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट होना मांगता है, हैं? सर पॉइंट से आपका क्या इतना प्यार है? अरे पॉइंट चाहिए, ठीक है, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट जाना। ड्रॉ द सिस्टम ऑफ डायग्राम ऑफ द हार्ट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट। देखो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का वाला डायग्राम तो ना आपको खिड़की वाला लगाना बेटा, ये ठीक है, हमने सिखा रखा है ना आपको। इस तरह हो गया, यहां लगा दो कि ये तो बॉडी है, बॉडी से ब्लड आया,
सीधा कहाँ पड़ता है? तो सीधा राइट साइड, लेकिन राइट साइड में कौन पड़ा? राइट एट्रियम में आ जाता है, वहां से नीचे और यहां से सीधा गया लंग्स में, लंग्स से सीधा ऊपर वाले में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में घुसता है, लेफ्ट एट्रियम से बॉडी में चला जाता है। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन, तो ये करना है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं अलग पेन से एक बार थोड़ा सा करके दिखा दूं कि ये आपका हार्ट होने वाला है। सर ऐसा हार्ट ड्रॉ करेंगे तो कोई गलत तो नहीं करेगा? नहीं करेगा, अरे तुम जीएससी मैं सीबीएसई पढ़ाता, यही वाला डायग्राम दे रखा उन्होंने, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी से ब्लड आया, यहां से ब्लड वापस लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया और हार्ट से वापस से चला गया है बॉडी में। सबके नाम लिखने हैं भाई साहब की, ये वेन्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये आर्टरी है, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सब लिखना है। फिर एक्सप्लेनेशन करना कि सर्कुलेशन एट द राइट साइड, राइट साइड का सर्कुलेशन, उसका एक्सप्लेनेशन डाल दिया। उसके बाद करना कि सर्कुलेशन एट द लेफ्ट साइड, इस तरीके से करना है। और फिर देखो 4 में से 4 दे के जाएगा, वो लिख के देता हूं। हाँ आगे और क्या सर? बस 3 ही क्वेश्चन? नहीं रे रुक जा, 2 क्वेश्चन है ना इसके, तो थोड़ा तो बनता है, थोड़ा तो बनता है। एक्सप्लेन द एक्सक्रेशन सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विथ डायग्राम। ले आर्टिस्ट, आ गया डायग्राम, ठीक है ना, डायग्राम तो आना ही। एक्सक्रेशन सिस्टम डिटेल में समझा दो डायग्राम के साथ, तो पूछेगा। अच्छे से करना इसको। किडनी किडनी की जगह होनी चाहिए, यूरेटर यूरेटर की जगह, और यूरिनरी ब्लैडर की तरह, ठीक है। हाँ और याद रहे मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, ये किडनी ड्रॉ करा उसने, ये इस तरफ किडनी ड्रॉ कर ली, यहां से निकालते पाइप, यहां से, ये क्या लीकेज है किडनी? क्या इस तरह नीचे से लीकेज हो गई क्या ये? अरे यहां से ना निकलती यूरेटर, यहां से भाई, यहां से निकालो इसको, यहां से है, यहां से निकालोगे ना, गया मार्क इन देगा, ठीक है। हाँ जो शुरू में जब 9th से 10th में बच्चे आते हैं, ये बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है, तो ये आप मत करना, ठीक है। किडनी के नीचे से नहीं रहेगी, उसके माउथ से निकलती है ब्लड, है, इस तरीके से करना। आगे जाऊंगा। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हो IMP द मोस्ट IMP। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग विद द आर्टिस्ट डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करो ना, सर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। कैसे लिखना है थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको इसको। सबसे पहले आपको ना सारे ऑर्गन्स के नाम लिख लेने हैं, तो माउथ से शुरू करना, ठीक है, फिर ओएसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। सारे नाम एकदम वर्टिकल लिख देने, सारे नाम वर्टिकल लिखने, ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल कोई नहीं लिखेगा कि माउथ, इसोफेगस, अपना स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ऐसे नहीं लिखना, सीधा सीधा लिखना है, ठीक है। हाँ याद रहे, देखो ऐसे पेपर चेकर ऐसे करेगा, माउथ, इसोफेगस, ये वो, मजा आएगा उसको भी राइट करने में, अंडरस्टैंड है। हाँ और फिर हर एक पार्ट को उठा उठा के उसके बारे में लिखना है। फिर माउथ के बारे में लिखना है, माउथ के बारे में लिखा, इसोफेगस के बारे में लिखा, स्टमक के बारे में लिखा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा, एनस के बारे में लिखा, रेक्टम के बारे में लिखा। 4 मार्क दिए, जा दिए। अगर ऐसे लिखा है ना तो दिया, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। सर ये वाला ज्यादा एमपी है या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर? मैं कहता हूं ये वाला। अगर ये नहीं आएगा ना तो ये आएगा, ठीक। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन एंड वर्क ऑफ इट। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है वो ड्रॉ करिए, ठीक है। बाउमेन कैप्सूल होती है, लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल,
पीसीटी है, याद आएगा रहेगा। बॉबिन कैप्सूल यहां से निकला, एन लेनो, और ये तेरा कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत ना, इसका मार्क मिलेगा। सबके नाम लिख देना, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये अपना पीसीटी, अरे कुछ अच्छा होना सर, ये अपना डीटीसी, सॉरी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। आर्टरी आई निकली, ये क्या बना सर, ये बना तेरा ग्लोमेरुल है, ये आगे जाएगी और फिर यहाँ एकदम से फाइन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना बच्चा, और ओके ठीक है। अच्छे से इस डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस मारना। नेफ्रॉन वाला, इस चैप्टर में डायग्राम 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 है, आपको डायग्राम करने ही पड़ेंगे। नहीं करा सर तो क्या, नहीं आएंगे मार्क, मेरा क्या जाता है, नहीं करा तो क्या, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक, तू करेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तू 10th में चैप्टर 10 जो देता हूं ना, इससे वही कर लीजिए और कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर का तो इसमें से आ जाएगा, नहीं आया तो ऑप्शन है अपने पास अभी भी। मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से एक भी नहीं आया, सर अब क्या करूं, ऑप्शन है ना तेरे पास चैप्टर नंबर 12 भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 13 भी पढ़ा है कि नहीं। तुझे तो अब एक ही क्वेश्चन की तलाश है ना, चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चन तू अटेम्प्ट कर चुका, चैप्टर 5 के 2 क्वेश्चन तू अटेम्प्ट कर चुका, 4 क्वेश्चन तू अटेम्प्ट कर चुका है। अब तुझे तलाश है एक क्वेश्चन की, और एक क्वेश्चन की तलाश के लिए तेरे पास चैप्टर पड़े हैं 13, 12, 10 और 4, ठीक है, 4 चैप्टर पड़े तेरे पास, 4 में से एक तो आएगा ही ना, थोड़ा लॉजिक नहीं है कि नहीं, करा, चल इसके बाहर का कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 10, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द हाइपरमेट्रोपिया, राइट द शॉर्ट नोट ऑन मायोपिया। ले 2 क्वेश्चन है, इसी से आएंगे, ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा बेटा, है और क्या, राइट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब विद द लाइट ग्लास प्रिज्म, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म से डिस्क्राइब करो, ठीक है। प्रिज्म वाला एक तरफ से डाला, 7 रेज निकला, भाई साहब न्यूटन ने ये सब बताया था। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट सबसे पहले कौन ऑब्जर्व करा था, ठीक है, विच साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन, अंडरस्टैंड है, ओके। डिस्क्राइब द ह्यूमन आईज विथ अ डायग्राम, ले 4 आयाम पे क्वेश्चन बता दी, खत्म। सर ट्विंकलिंग स्टार मुझे नहीं लगता, ठीक है, हाँ ये है सर, वो ट्विंकलिंग स्टार नहीं आएगा, क्या पता, मुझे ये 4 आयाम पे लगते हैं। अगर तुम मेरे साथ सहमत हो तो इसी 4 को लगा के जाना, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सर आपका तो क्या जाएगा, आप तो या बेटे हमारा आंसर छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, बोला तो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन चैप्टर 12, ले आ गया ना चैप्टर 12, ये वाला भी ऑप्शन है अपने पास, खुलना पड़ा है, आराम से करो, है। What is called solenoid? Describe the magnetic field of the current carrying solenoid. सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, पूछेगा आपको डायग्राम के साथ पूछेगा बच्चा, डायग्राम के साथ पूछेगा, ठीक है। अच्छे से करना, ये तो सर ये सब कर रहे हैं ना, ये सब रफ डायग्राम, तुम्हारे डायग्राम होने चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। नॉर्थ पोल लिख दो, साउथ लिख दो, बैटरी लिख दो, सोलेनॉइड का एक बार डायग्राम फर्स्ट क्लास बन गया, फिर उसी के साथ नीचे उसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट से डाल दिया, 4 मार्क लेने से तुझे कौन रोकेगा, कोई नहीं, ठीक है, हाँ याद रहे। लेकिन ऐसा नहीं पेपर हाथ में आए और पसीने छूटे, डरना नहीं है, सब आता है तुझे, ठीक है, सब आता है, बस मन को शांत कर और लिखना शुरू कर, आगे पीछे भूल जा सब। 3 घंटे साइंस का पेपर,
पेन चालू होनी है तो फिर तभी रुकेगी, अब तो जब एंड होगा, समझे? हाँ, बीच में पेन रुकेगा नहीं। आगे मेंशन अ ब्रीफ अबाउट द राइट हैंड थंब रूल्स। हाँ, राइट हैंड थंब रूल्स के बारे में बताओ। और इसी के साथ साथ ना बच्चे मेरे जोड़ लेना लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? हाँ, राइट हैंड थंब रूल, उसका डेफिनेशन और राइट हैंड थंब रूल से क्या क्या पता चलता है ये आपको करना है, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या दिखाता है, फिंगर्स क्या दिखाती है, ये थंब रूल्स कहाँ हेल्प करता है, ये लिख दिया, 4-5 पॉइंट थंब रूल्स के लिख दिए, ठीक है? अगर आर्टिस्ट है तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता है, कोई दिक्कत ना, ठीक है? लेफ्ट हैंड रूल्स, तो लेफ्ट हैंड रूल्स भी आपको लगा देना है, ठीक है? थंब क्या करता है, फर्स्ट फिंगर क्या करती है, सेकंड फिंगर क्या दिखाती है, ये सब करना है आपको। अंडरस्टैंड है? फोर्स थंब दिखाता, क्या करोगे आप? तो आराम से डिस्क्राइब करो इसको, लेफ्ट हैंड रूल्स, राइट हैंड रूल्स, आएगा, पूछेगा, ठीक है? अगले सालों में नहीं पूछा गया मेरे बच्चे, मैं ये भी कहता हूं तुम्हें, नहीं पूछा गया, लेकिन ना मेरा थोड़ा सा इस बार सब फीलिंग ये हो रहा कि इस बार आएगा, तो इसलिए मैंने इसको आईएमपी में डाल रखा है बच्चा। राइट शॉर्ट नोट ऑन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट विथ डायग्राम। ले, एक और 4 मार्क का आईएमपी क्वेश्चन है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के साथ। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद सब एक्सप्लेनेशन डाल देना है कि भाई ग्रीन वायर इसके काम आता है, रेड वायर इसके काम आता है, ब्लैक वायर इसके काम आता है, ठीक है? और ज्यादा लिखने की इच्छा है तो शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग भी उसी में ऐड कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है? एंड में करना लेकिन उसे, हाँ? और याद रखना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा चलता है अपना घर में, कैसा है तो पैरेलल अरेंजमेंट होता है, ठीक है? तो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं इसका, तो ये भी लिखना है, ड्रॉ करना है आराम से, ठीक है? ओके, डिस्क्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल फील्ड। ये क्वेश्चन कैसे आएगा पता है? डायग्राम ड्रॉ करके दिया होगा, वो डायग्राम वो अपना एनसीईआरटी वाला डायग्राम बच्चा, हैं? एनसीईआरटी वाला डायग्राम क्या है, इस तरीके से एक लूप लटका रखा है, ठीक है? एक मैग्नेट बना रखा है, इस तरीके से होगा और नीचे 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, मैंने उसको सीधा सीधा यहाँ डाल दिया है कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसी को डिस्क्राइब करो, डायग्राम के साथ करना, अच्छा लगेगा उसको, ठीक है? हाँ, डन। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है? ये कर दिया, आईएमपी क्वेश्चन हो गया तेरे। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, बस हो गया अपना, खत्म है, लास्ट है, ठीक है? चैप्टर नंबर 13 आ गए हम, आईएमपी कर रहे थे, ठीक है? कई बच्चे बोल रहे थे सर कब डालेंगे सेक्शन डी, डाल देंगे, आज ही डाल देंगे, ठीक है? हाँ, ताकि तुम्हारा काम आ जाए। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड इंपोर्टेंस ऑफ इट एंड ऑल्सो हाउ टू प्रिवेंट ओजोन लेयर। ले, ओजोन लेयर्स के बारे में डिस्कस करिए, ओजोन लेयर का इंपोर्टेंस बताइए, ठीक है? और ओजोन लेयर को कैसे बचाया जा सकता है ये भी बताइए। 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया ये, ओजोन लेयर के बारे में ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो, ठीक? हाँ, सब लिखिए कि कैसे फॉर्मेशन होता है, कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो O3 बना लेता है और ये O3 ओजोन है, ठीक है? और फिर बताइए कि ये ओजोन लेयर कहां पर है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में सिचुएटेड है। किससे बचाता है? यूवी लाइट से बचाता है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? यूवी लाइट नीचे आएंगी और स्किन कैंसर करेगी रे मेरे बच्चे, हैं? है कि नहीं? ये सब लिखना है। और क्या लिखना है यार, कितना इजी है। मेंशन एनी 4 एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ व्हिच अफेक्ट एनवायरनमेंट, या तो सॉरी यहाँ पर लिखा है व्हिच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कहता है तुम्हारी 4 एक्टिविटीज लिखो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है? हाँ, एक कोई एक्टिविटी आपको जो लगता है सेपरेट
garbage in blue and green bag, ठीक है। तो अब हम जो है घर में ग्रीन और ब्लू बैग में गार्बेज को सेपरेट करते हैं, लिख दो सर, लेकिन ये तो हम करते ही नहीं घर पे, हमारे यहाँ तो ब्लू और ग्रीन बैग तो होती नहीं। वो नहीं करना है, तुम्हारे घर में भले ना हो तुम्हें, लेकिन यहाँ लिखनी है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज है जो मैं करता हूं, ठीक है। दूसरी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी आप करते हैं कि मिनिमम यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो भी है, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, उसका मिनिमम यूज करते हूं, मैं करता हूं, मतलब आपको लिखना है, भले नहीं करते हो, ठीक है। हाँ, मिनिमम यूज कहां करते हैं हम, इंडियंस है। एक बैग देगा तो 4 मांगेगा, कहते हैं ये 5000 का सामान लिया तुम्हारे यहाँ, तुम 4 बैग नहीं दोगे। तो मिनिमम यूज नहीं करते, मैक्सिमम यूज करते, लेकिन हमें लिखना है कि हम तो मिनिमम यूज करते हैं, ठीक है। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन। तो मैं गार्बेज हमेशा डस्टबिन में ही डालता हूं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और चौथी एक्टिविटी लिख सकते हैं कि we can do more and more plantation। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो एनवायरनमेंट को अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, ठीक है। हाँ, और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज है कि मिनिमम यूज ऑफ प्रोडक्ट दैट आर मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। जो वुड से बनी हुई प्रोडक्ट है उसका मिनिमम यूज करेंगे। या तो दूसरा यह कि अल्टरनेटिव यूज ऑफ वुडन प्रोडक्ट, वुडन प्रोडक्ट का अल्टरनेट यूज हम फाइंड करेंगे और वही यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो सकता है, ये कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज है बेटा, ये तो तुम्हें ऐसे ही लिख सकते हो इसको। डिस्क्राइब द वेरियस फूड चेन, फूड चेन्स के बारे में लिखो, एंड ऑल्सो डिफाइन द फूड वेब। ये मैंने आपसे एक्स्ट्रा जोड़ा है कि फूड वेब क्या होता है। द इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब यानी फूड चेन जब आपस में जुड़ जाती है तो फूड वेब बना लेती है। तो वेरियस फूड चेन बोला है, तो आपको एक एक्वेटिक फूड चेन बनानी है, एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन बना देनी है, ठीक है। एक्वेटिक बता दिया, टेरेस्ट्रियल बता दिया, ओके ठीक है। तो फूड चेन इस प्रकार 2 फूड चेन लिखने, दोनों के बारे में डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। अच्छे से डिस्क्राइब करना कि प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है, फलाना ढींगा फलाना। और उसके बाद फूड वेब के बारे में डिस्कस करके आंसर कर देना क्लोज। आंसर जैसे ही क्लोज हो गया तुम्हारा पेपर हो गया क्लोज, और मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहेंगे बेटा। किस बात का? वीडियो देखने के लिए, ठीक है। हाँ, इसको अब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना जाना मत, ठीक है। याद रहे, इसको लाइक सब्सक्राइब करे बिना गए ना, पाप लगेगा तुम्हें, याद रखना है। हाँ सर, पाप क्यों लगेगा? क्योंकि मुफ्त में लेना कोई सही बात है? मुफ्त खोर नहीं बनना है, बदले में कुछ दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। क्या हुआ? ठीक, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको कल कि कितने आईएमपी आए, कितने नहीं आए, देखना। इसको लगा के जाना बच्चे मेरे, आराम से 80 आउट ऑफ 80 मारोगे। थैंक यू। तो चलिए एक और स्लाइड देखते हैं चैप्टर नंबर 13 की। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट इन द डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम? 1-2 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, आपको डिफिनेशन करना है। The successive increasing of non-biodegradable substance into the food chain level is called biological magnification। ठीक है, क्या कहता है कि क्या अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकता है? हाँ, as we move from lower level to higher level in a food chain, the concentration of non-biodegradable substance increase। तो biological magnification can see higher, highest in the upper level and lowest in the lower level। तो ये आपको कर दिया। फिर दूसरा क्या है? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेस्ट। तो 2 टाइप है बेटा,
बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों को एक्सप्लेन कर दे, दोनों की डेफिनेशन दे के दोनों के दो एग्जाम्पल दिखा दो, काम हुआ खत्म। ठीक है, हाँ 4 पॉइंट इसके, 4 पॉइंट इसके, 8.4 मार्क, खत्म कर दियो बात को। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट। ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल? इट इज अ लेवल एट विच अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन लिव एंड सर्वाइव एट दिस लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल मतलब एक लेवल है जिसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और अपना जो है फूड चेन में अपना योगदान देते हैं, अपना जो कुछ भी है, योगदान को क्या बोलेंगे अभी, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की बात करिए और उसको एक्सप्लेन करिए। तो कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं? तो मैक्सिमम 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर का है, सेकंड का जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, थर्ड जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ऊपर फोर्थ लेवल जो है हायर कंज्यूमर है। ठीक है, तो इस तरीके से सबको एक बाय एक डिस्प्ले पे लाना है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम? तो डिकम्पोजर आर बिकम द एनवायरमेंट क्लीनिंग एजेंट। तो एनवायरमेंट को क्लीन करने वाले एजेंट है ये। ठीक है, जो भी डिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको डिग्रेड करके उसको वापस से जो भी मिनरल्स है उस मिनरल्स को वापस से सोइल में डाल देते हैं, यानी इसका मतलब से सोइल को रिप्लेनिश करते हैं। और जैसे सोइल रिप्लेनिश हो जाता है तो ये जो सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो कुछ भी मिनरल्स गए हैं सोइल में, प्लांट उसी सोइल से वापस से मिनरल उठाता है और अपना काम करता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह। तो एक तरीके से अगर ये फूड चेन चलाना है तो डिकम्पोजर्स के काफी इंपॉर्टेंस है। आराम से इस चैप्टर को लर्न कर लीजिएगा, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ठीक है, ओके, चलिए।